हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्जाम है उसमें जो है दो लैंग्वेज पूछे जाते हैं। पहला लैंग्वेज आपका हिंदी होता है और दूसरा आपका कोई भी लैंग्वेज चूज करना होता है, चाहे वो संस्कृत हो चाहे फिर इंग्लिश हो। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेज में चाहे आपका हिंदी हो या फिर सेकंड लैंग्वेज में जो भी आप लेते हैं, उन दोनों लैंग्वेज में आपका गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, तो हर पेपर में, हर सीटेट के एग्जाम में दो गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। यानी आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है हिंदी, उसमें भी आपका एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। कभी कभी आपके दो गद्यांश हो जाते हैं और कभी कभी आपका एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज जो भी लेते हैं, चाहे आप संस्कृत लें या फिर इंग्लिश है, उसमें भी दो गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी दो गद्यांश एक साथ पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपका एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, और ये दोनों गद्यांश जो भी होते हैं, दोनों को मिला के आपके 15 नंबर कंफर्म होते हैं हर सीटेट के एग्जाम में। हिंदी में आपका दो गद्यांश पूछा जाता है, तो दोनों में आपका जो है 15 नंबर कंफर्म होता है, मतलब 15 नंबर आएगा ही आएगा किसी भी तरीके से। दोनों गद्यांश को मिलाकर, चाहे एक गद्यांश एक पद्यांश आए तो, और दोनों गद्यांश आते हैं तो दोनों मिला के आपका 15 नंबर कंप्लीट इसमें होते हैं। और दूसरा लैंग्वेज जो भी आप लेते हैं उसमें भी 15 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश मिला के आपका 15 नंबर क्लियर होता है। ठीक है, तो ये 15-15 नंबर के 30 नंबर जो है आपके क्लियर होते हैं अगर आप गद्यांश और पद्यांश को सही तरीके से सॉल्व करते हैं तो, और बिल्कुल कम टाइम में अगर सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये जो 15 नंबर आपका फर्स्ट लैंग्वेज में क्लियर है कि 15 नंबर आना ही आना है एनी हाउ। ठीक है, और दूसरा लैंग्वेज जो जो भी आप लेते हैं उसमें भी आपका 15 नंबर कंफर्म है, तो 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं अगर बहुत अच्छे से, अगर आप ये गद्यांश या पद्यांश जो भी सॉल्व करते हैं सही तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आपका 30 नंबर 100% है कि 30 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, 30 में अगर आपका 30 में 30 नहीं आता है तो कम से कम 27-28 तो कंफर्म ही है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, बस इसका जो है गद्यांश और पद्यांश को जो आप हल करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो जो कुछ तरीके होते हैं उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी आते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपके डिपेंड होते हैं आपके गद्यांश या पद्यांश से ही, कहीं बाहर से नहीं आता है। ठीक है, गद्यांश को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसी से जो ही आपका जो आंसर निकालना होता है उसी गद्यांश या पद्यांश से निकालना होता है, चाहे आपका हिंदी लैंग्वेज हो या फिर सेकंड लैंग्वेज जो भी आप लेते हैं उसमें भी सेम, उसमें जो है एक ही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या कौन सारी चीजें होती है जो ध्यान रखने वाली होती हैं गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करते समय, तो उन सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो बात करें कि कुल अंक की। ठीक है, तो जो गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है एक फर्स्ट पेपर में, यानी कि आपका जो हिंदी लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी तो लेते ही लेते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज है तो उसमें 15 नंबर का आता है। ठीक है, और सेकंड जो लैंग्वेज लेते हैं, चाहे आप संस्कृत लें या फिर इंग्लिश लें, तो उसमें भी 15 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो टोटल आपका 30 नंबर यहाँ पे कंफर्म होते हैं आपके पेडागोजी, सॉरी आपका जो है गद्यांश से। ठीक है, 15 नंबर आपका हिंदी में गद्यांश में कंफर्म हो जाएगा और 15 नंबर आपका हो जाएगा संस्कृत या इंग्लिश में या फिर जो और अदर आप लैंग्वेज लेते हैं उनमें। तो 15-15 के दो जो है आपका 30 नंबर क्लियर हो जाता है अगर आप गद्यांश पद्यांश अच्छे से तैयार करते हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज है कि गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय अपना तर्क नहीं देना है। यानी जो आप गद्यांश या पद्यांश सॉल्व करते हैं तो वहां पे अपना तर्क नहीं देना है कि अरे यहाँ तो ये आंसर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ये है। वहां पे क्या करना है कि गद्यांश एवं पद्यांश के अनुसार ही उत्तर देना, जो गद्यांश में जो ऊपर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अदर से अपना तर्क नहीं देना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल इसको माइंड में आप सेट करके रखिए कि आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना। जो गद्यांश में लिखा है, अगर उसने लिखा है कि आम को जामुन कहते हैं तो वो जामुन आप मान लीजिए, ये नहीं कि यहाँ पे आम का पेड़ दिया हुआ है, आम को जामुन आम है तो आम ही हम कहेंगे, हमें पता है कि ये आम है। लेकिन जब गद्यांश में कह रहा है कि आम को हम जामुन कह सकते हैं तो हम जामुन मान लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जो गद्यांश में जो पैराग्राफ में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, अपने अकॉर्डिंग वहां पे नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है कि गद्यांश में पूछे गए प्रथम प्रश्न का उत्तर गद्यांश के प्रथम 2 से 4 पंक्ति में या फिर पहले पैराग्राफ में ही निहित होता है। कहने का मतलब कि जो गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पहले ही पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है तो जो पहली लाइन है पहली से दूसरी या तीसरी लाइन में ही आपको मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा इन केस होता है कि पहले पैराग्राफ में ना आके दूसरे पैराग्राफ में होता है, लेकिन आपका सबसे नीचे नहीं पूछा जाएगा, आपके ऊपर के ही हिस्से में कहीं ना कहीं आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसलिए कह रहे हैं कि
जो पहला क्वेश्चन है तो उसको आप नीचे मत ढूंढिए कि आप पैराग्राफ में नीचे दिया हुआ, उसका आंसर कहीं ना कहीं ऊपर ही दिया होगा, तो आप सबसे पहले ऊपर से ढूंढते हुए क्वेश्चन को आएंगे तो इजीली रहेगा, आपको आसानी से क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरे पैराग्राफ में निहित होता। सिंपल है, पहले क्वेश्चन का अगर आपका आंसर पहले पैराग्राफ में मिल गया तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर वो दूसरे किसी पैराग्राफ में या फिर नीचे तरफ होगा। ठीक है, या फिर मिड में होगा, कहीं ना कहीं पहले पैराग्राफ में तो नहीं होगा, उसके नीचे ही होगा। जहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका, जहां से जो है पहले क्वेश्चन का आंसर मिला उसके नीचे ही आपका सेकंड क्वेश्चन मिलेगा, फिर थर्ड क्वेश्चन ढूंढेंगे तो उसके नीचे मिलेगा, फिर फोर्थ ढूंढेंगे तो उसके नीचे मिलेगा। ऐसे ही उसका जो है क्रम होता है, वो अलग ये नहीं होता कि पहले का आंसर यहाँ है और तीसरे का यहाँ है फिर चौथे का यहाँ है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्रम होता है, पहले क्वेश्चन का आंसर पहले ही पैराग्राफ में होगा आपका, कभी कभी होता है कि पहले पैराग्राफ में ना आकर दूसरे पैराग्राफ में दिया होता है कभी कभी। ठीक है, बाकी हमेशा ही ऐसा होता है कि उसका जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके पहले ही पैराग्राफ में होगा। ठीक है, और दूसरे का फिर उसके नीचे होगा, तीसरा का फिर उसके नीचे नीचे होगा और चौथे का, ऐसे ही मतलब क्रम से वो नीचे चला आता है। ठीक है, तो इस चीज को जो है ध्यान दीजिएगा जब आप सॉल्व करने बैठे तो एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो पहले ही पैराग्राफ में होगा, दो से तीसरी लाइन तक के अंदर ही होगा। जो पहले पैराग्राफ में दूसरे का है उसके नीचे होगा, तीसरे का उसके नीचे, चौथे का उसके नीचे, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को ढूंढने में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तीसरा है कि ऐसे ही क्रम से सभी प्रश्नों के उत्तर निहित होते हैं, मतलब हमने बता दिया कि क्रमबद्ध जो है तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन जो है मिलते हैं। और चौथा जो आता है गद्यांश का व्याकरण, हर गद्यांश या पद्यांश में जो है व्याकरण पूछा जाता है। एक से दो नंबर, एक या दो नंबर का क्वेश्चन होता है, बस ज्यादा नहीं होता। कभी कभी गद्यांश में पूछा भी जाता है, कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं कि व्याकरण पूछा जाता है। लेकिन वो व्याकरण जो पूछा जाता है वो उसी जो पैराग्राफ में दिया हुआ था होता है उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो एक हम पैराग्राफ लेके आए हैं, उस पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं और आपको बताते भी हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जो भी पैराग्राफ है, चाहे आपका हिंदी हो या संस्कृत हो, जो अदर लैंग्वेज हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले पैराग्राफ में एक आपका निर्देश दिया होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, निर्देश दिया होता है कि कितने से कितने का जो क्वेश्चन है वो आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 121 से 128 नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, कहने का मतलब कि 121 से 128 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो जो है उसमें अलग से माइंड नहीं लगाना है, उसका जो भी आंसर करना है वो आपको इसके पैराग्राफ जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही उसका आंसर करना है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना कि 121 से 128 तक ही सॉल्व करना है, जो कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए फिर पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। तो जो आपको जैसे सुटेबल लगे वो आप उसके अकॉर्डिंग करिए। आपको लगता है कि आपको पैराग्राफ पढ़ना चाहिए तो आप पैराग्राफ पढ़िए, अगर आपको लगता है कि नहीं पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा तो आप पैराग्राफ मत पढ़िए। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ पढ़ने से आपका ये होता है कि एक आपको जो है आप पढ़ लेते हो तो एक पता चल जाता है कि ये बात किस चीज पे कर रहा है। ठीक है, जैसे पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो उसमें एक पता चल जाता है कि उसका टॉपिक क्या है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको टॉपिक नहीं पता चलता किस टॉपिक की बात करी गई है। ये चीज आपका इजी रहता है पैराग्राफ पढ़ने का। हाँ, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन टाइम वेस्ट होने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम जाता है। आपको इजिली जल्दी जल्दी पढ़ना है तो उसमें आप जल्दी भी पढ़ेंगे तो भी आपको एक मैटर पता चल जाएगा कि जो पैराग्राफ है किस मैटर पे दिया हुआ है, इसका जो है टॉपिक क्या है। ठीक है, तो इसलिए भी आपको जरूरी होता है पैराग्राफ पढ़ना। तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इस पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि चिनार में पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की विशिष्ट क्षमता होती है। यह पर्यावरण प्रदूषण को भी सरलता से सहन कर लेता है। ठीक है, यानी यहाँ पे बात की जा रही है चिनार की, एक वृक्ष की। ठीक है, जो कि जो है पर्यावरण प्रदूषण को सरलता से सहन कर लेता है। ठीक है, यही कारण है, यानी यही कारण है कि यह विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाला वृक्ष बन गया है। वर्तमान समय में इसे एशिया के अधिकांश देशों के साथ ही यूरोप और अमेरिका के बहुत से भागों में भी देखा जा सकता है। इंग्लैंड में विशेष रूप से लंदन में एक बहुत बड़े क्षेत्र में चिनार से मिलते जुलते वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों में चिनार के सभी गुण देखने को मिलते हैं, किंतु कुछ विभिन्नताएं या भिन्नताएं भी हैं। इनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि इन्हें अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों द्वारा भारत से ले जाया गया है, अथवा यह भी हो सकता है कि ये चिनार की संकर प्रजातियां हों। ठीक है, कहने का मतलब कि यह जो टॉपिक है ये चिनार एक वृक्ष है, उससे संबंधित उसके कुछ गुण अवगुण दिए गए हैं, उसकी विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है,
अब हो सकता है कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन या चिनार से संबंधित ही क्वेश्चन पूछेगा, अलग से तो पूछे नहींगा। तो यही यही क्वेश्चन पूछेंगे कि चिनार की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, वो सारी चीजें पूछेगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक। 30-40 मीटर ऊंचा और लगभग 1.2 मीटर घेरे वाला यह भव्य एवं शानदार वृक्ष कश्मीर की शोभा है। यानी कि ये जो है कश्मीर में पाया जाता है चिनार वृक्ष, ठीक। इसका मतलब यही है। चिनार की गणना विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों में की जाती है। इसकी आयु भी बहुत लंबी होती है। यह वृक्ष 100 वर्षों में, इस चीज को ध्यान रखिए कि 100 वर्षों में लगभग 30 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है एवं इसका तना 1 मीटर घेरे वाला हो जाता है। चिनार के वृक्षों की प्राकृतिक क्षति भी बहुत कम होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी में अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता होती है, ठीक है। तथा यह तेज हवाएं भी सहन कर लेता है। कहने का मतलब ये मजबूत भी है, तेज हवाएं भी सहन कर लेता है। इसकी जड़ों से यदि कोई छेड़छाड़ की जाए तो भी यह नष्ट नहीं होता, ठीक है, यह नष्ट होता ही नहीं। चिनार की एक प्रमुख विशेषता है कि इसके 5 मीटर ऊंचे वृक्ष को भी एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं, इसकी यह विशेषता है, ठीक है। उत्तर भारत की यह शानदार विशाल वृक्ष पूरे वर्ष बहुत सुंदर दिखता है, किंतु सर्दियों के मौसम में अपने तने और फूलों के कारण यह सर्वाधिक सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। सर्दियों के मौसम में ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। आजकल चिनार को उत्तर भारत के कुछ अन्य स्थानों पर लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हमें कश्मीर के साथ ही नई दिल्ली, मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़ आदि स्थानों पर चिनार वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि चिनार का जो वृक्ष है, पहले सबसे पहले क्या होता, कश्मीर में ज्यादा देखने को मिलते थे, वहां में उगाए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब नई दिल्ली, मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़ आदि स्थानों पर चिनार वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ भी उगाए जाने लगे हैं। किंतु इन वृक्षों में कश्मीर के चिनार वृक्षों जैसी ऊंचाई और फैलाव नहीं। जो भी ये चिनार के वृक्ष इन अदर जगहों पे दिखाई पड़ते हैं, यानी कश्मीर के अलावा जो मतलब अलग जैसे दिल्ली, मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़ में मिलते हैं देखने को, लेकिन क्या है कि उनकी वैसी जो है विशेषता नहीं जैसी कि कश्मीर वाले वृक्षों में है, ठीक है। ये उतने ऊंचे नहीं होते जितने ऊंचे कश्मीर के वृक्ष होते हैं, उतना ज्यादा फैलाव नहीं होता क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर ज्यादा बेटर है यहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कहने का मतलब ये जो पैराग्राफ है इसका एक अब आपको एक समझ में आ गया कि ये टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि वो जो है यहाँ पे जो बात की जा रही है वो चिनार वृक्ष के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। उसकी विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है, वो कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, पहले कहाँ उगाए जाते थे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, ये कितना मजबूत होता है, इन सब पे बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष क्या है। तो अब यहाँ पे बात हुई है, सिंपल से आपको पता है कि बात यहाँ पे क्या की, ऑप्शन देख लेते हैं कि पीपल, चिनार, बरगद और देवदार। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो ये पैराग्राफ है उसमें किस चीज की बात की गई, तो एक चिनार वृक्ष की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में चिनार ही सही होगा, सेकंड ऑप्शन। अब इसमें दिया हुआ कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष क्या है, तो हो सकता है पीपल भी वृक्ष बढ़ रहा हो, बरगद भी, देवदार भी, ठीक है। लेकिन इस जो आपका जो ये गद्यांश दिया हुआ है उसमें तो बात की गई चिनार की, ठीक है। तो हम चिनार को ही लेकर चलेंगे, तो उसका सेकंड ऑप्शन यहाँ सही होगा कि जो है क्योंकि पैराग्राफ में चिनार वृक्ष की बात की गई है, तो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो वृक्ष है वो चिनार वृक्ष है। इसको जो है बिना आपको दोबारा से वहां पे पैराग्राफ में गए आपको एक चीज समझ में आ गया पैराग्राफ पढ़ने पे कि जो है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है, तो हम चिनार को ही लगा सकते हैं क्योंकि बात चिनार की ही की गई है, न कि पीपल, बरगद और देवदार की, ठीक है। तो ये आंसर आपका बहुत इजीली यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि चिनार वृक्ष की विशेषता नहीं है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ी कि चिनार वृक्ष की कौन कौन सी विशेषताएं थी, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने पढ़ा वहां पे कि जो है ये तेज हवाएं सहन कर लेता है, बिल्कुल सही है। चिनार जो वृक्ष है वो तेज हवाएं सहन कर लेता है और ये अलग अलग तरह की मिट्टी में जड़े जमाना, यानी जो अलग अलग तरह की मिट्टी उसमें अपने जड़े जमा भी लेता है, ये भी हमने विशेषताएं पढ़ी। तीसरा कि प्राकृतिक क्षति का अधिक न होना, जो है ये जो है प्राकृतिक क्षति का जो है अधिक ना होने, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उसमें जो है इसकी क्षति नहीं होती ज्यादा, तो ये भी उसकी विशेषताएं हो गई। दूसरा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लगना, न लगना ये गलत है क्योंकि जो है ये जो चिनार वृक्ष वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लग जाता है, जो कि हमने आपका जो है ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। ये सारी उसकी विशेषताएं जैसा कि हमने पढ़ी पैराग्राफ में। और ये जो विशेषता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लगना, तो ये गलत है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से लग जाता है, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिनार वृक्ष कब सर्वाधिक सुंदर दिखता है, तो हमने कि जैसा कि पैराग्राफ में पढ़ा, अगर आप भूल भी गए हैं तो इसको हम देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, ठीक है।
तो चिनार जो वृक्ष है इसका आंसर हम देख लेते हैं, ऊपर तो होगा नहीं, ठीक है, मिड में भी नहीं होगा, तो हो सकता है नीचे भी नीचे ही होगा, ठीक है। हाँ, तो ये दिया हुआ है कि जो उत्तर भारत का यह शानदार विशाल वृक्ष पूरे वर्ष बहुत सुंदर दिखता है, किंतु सर्दियों के मौसम में अपने तने और फूलों के कारण यह सर्वाधिक सुंदर दिखाई देता है। कहने का मतलब सर्दियों में, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया यहाँ पे सर्दियों में। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सर्दियों में। चिनार वृक्ष कब सर्वाधिक सुंदर दिखता है, तो वो दिखता है सर्दियों में, ठीक है। तो ये आंसर भी सही हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको ढूंढना, अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो कुछ चीजें आपके माइंड में आ जाती हैं, तो उसमें अलग से ढूंढना नहीं पड़ता। तीसरा है कि उत्तर भारत में चिनार के वृक्ष कहाँ मिलेंगे, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि अब हमें कश्मीर के साथ ही नई दिल्ली, मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़ आदि स्थानों पर चिनार वृक्ष देखने को मिलते हैं। अब बात यहाँ पे उत्तर भारत की गई, तो उत्तर भारत में यहाँ देहरादून भी दिया हुआ है, तो उत्तर भारत में देहरादून आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देहरादून थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन क्षमता के कारण चिनार, यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूलन करता है उसके साथ चिनार वृक्ष की क्या विशेषता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमने पढ़ा था कि जो है इस जो चिनार वृक्ष है उसका क्या है, उस अपनी जड़ें गहरी कर लेता है, ये अपनी जड़ें गहरी नहीं कर लेता बल्कि मजबूत कर लेता है, तो ये गलत होगा। दूसरा है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है कि जो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव है चिनार वृक्ष पर, इसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ता, तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, जैसा कि हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, कौन सा ऐसा शब्द है जो समूह से भिन्न है, तो अब इसको हम ऐसे तो ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि क्या जो है कौन सी ऐसी चीज है जो समूह से भिन्न है। तो पहला दिया हुआ है तेज हवा, दूसरा दिया हुआ है लंबी आयु, तीसरा है विशाल वृक्ष और चौथा सर्वाधिक सुंदर। तो इसका जो सही होगा, जो अन्य समूहों से भिन्न है, वो है विशाल वृक्ष, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्याकरण का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सर्वाधिक शब्द में प्रत्यय है, ठीक है, सर्वाधिक, धिक शब्द में यहाँ धिक लास्ट है, तो प्रत्यय कौन सा होगा, तो इसका प्रत्यय इक होगा, क्योंकि प्रत्यय आपका लास्ट में लगता है किसी शब्द के, तो सर्वाधिक में इक जो है आपका समझ में आ रहा है कि इक प्रत्यय होगा, धिक तो होगा नहीं, का नहीं होगा, इक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ऊंचाई शब्द है, ऊंचाई शब्द क्या है ये बताना है, ठीक है। तो ऊंचाई आपका विशेषण नहीं हो सकता, क्रिया विशेषण भी नहीं हो सकता, बल्कि ये क्या भाववाचक संज्ञा है, तो ये आपका जो है इजिली निकल आता है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप समझ जाएंगे आसानी से, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप एक बार जब पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो कुछ चीजें आपके माइंड में आ जाती है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर दोबारा आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और जो आपके 30 नंबर है वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी, अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।